हेलो एवरीवन। तो हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपके पास फिर से उपस्थित हूँ। सी तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि ग्लूकोज के बारे में देखा था, है ना, कि कैसे हम फूड जैसे ही इनटेक करते हैं तो एक केस आता है इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, राइट। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, उनको आप एक बार जाके देखिए, ठीक है। तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ये नहीं कहती मैं समझ नहीं आएगी, बट समझ में एक तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। जो भी आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन एक बन जाएगा। पर अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तब भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने डायरेक्ट इसको देखना शुरू किया तो, ठीक है। तो ग्लूकोज जैसे इंक्रीज करता है बॉडी में तो क्या होता है ना, सेल्स का रेगुलेशन शुरू हो जाता है, और रेगुलेशन करते करते वो क्या करती हैं, दे ट्राई टू डिक्रीज दी ग्लूकोज लेवल। और कैसे डिक्रीज करते हैं कि पहले सबसे पहला स्टेप करती हैं कि ग्लूकोज को पहले हम ATP में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, वी कैन से ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, पहले पायरुवेट ऑक्सीडेशन, थर्ड इज हम कह सकते हैं कि हमारा वो दैट इज क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ओके, तो इनकी वजह से ATP में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो सबसे पहली बात तो हम आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। देखो ये है हमारा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ओके फाइन। अब देखो, लेट मी रेज दिस, थोड़ा सा एरर है या ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ओके फाइन। अब ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहली बात तो होता क्या है कि अभी हमें पढ़ना है CSIR नेट के पर्सपेक्टिव से, है ना। बेशक हमने 12th में पढ़ा है ये सब, 11th में पढ़ा है ये सब, बट अब हमें पढ़ना CSIR नेट के पर्सपेक्टिव से। तो हम वो कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ये हमने लिखा है, दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम यूज होता है। एक चीज है जो मेरे को बतानी है कि अगर रिएक्शन मेरा यूनिडायरेक्शनल है, जैसे कि ये अभी मैं एग्जांपल दूंगी, यूनिडायरेक्शनल है ना, डायरेक्शनल है, तो फिर क्या होता है, वो एक हम कहते हैं रेगुलेटरी स्टेप है। रेगुलेटरी स्टेप है मतलब एक बार वो चीज बन गई तो वो वापस नहीं होगी, इसका मतलब यही है। जैसे कि ये देखो, ग्लूकोज से जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया तो अब वो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब वो रेडी हो चुका है कि अब वो कन्वर्ट ही होगा ATP में, ठीक है, मतलब पायरुवेट वगैरह में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब पहली बात तो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, होता क्या है, जैसे हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, अब वो इजिली ग्लूकोज का इंटेक ले लेते हैं, है ना, तो और इजीली रिलीज भी कर सकते हैं अपनी सेल से, ठीक है। और इसी सेल को वापस, इसी ग्लूकोज को वापस ना जाने से प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फेट लगा देते हैं उस पर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रिसेप्टर है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर है ही नहीं कि जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाहर वे फेंक सके, ठीक है। तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं कि ताकि ये बाहर ही ना जा सके, हम एक तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगा देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फॉस्फेट लगाया है तो हमें काइनेज चाहिए होगा, तो हमने काइनेज का यूज किया, हेक्सोकाइनेज जिसको कहा जाता है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज का यूज किया और हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगा दिया। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसकी मदद से बना, आइसोमरेज की मदद से। यहाँ पे बना है आइसोमर, ग्लूकोज इज द आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज, राइट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स है, ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है एक तरीके से, क्यों ये एक तरीके से अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अनस्टेबल होता है प्लस एक और सोल्यूबल होता है, ठीक है।
तो फिर इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे यूज होता है फ्रक्टोकाइनेज 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और इस एंजाइम को ही हम कहते हैं कि बहुत ये इट इज एन इम्पोर्टेंट एंजाइम। अब यहाँ से कोई बैकिंग नहीं हो सकती किसी भी हमारे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल की, कि हाँ मुझे अब कोई मॉलिक्यूल ये नहीं कह सकता कि मुझे अब ग्लूकोज आगे प्रोसीड नहीं करना, ऐसा कोई बैक नहीं कर सकता। अब इसको आगे प्रोसीड करना ही होगा। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की वजह से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, मतलब एक फॉस्फेट और जाके ऐड हो गया। ठीक है, अब ये भी एक यूनिडायरेक्शनल है, मतलब रेगुलेटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा फिर दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एल्डोलेस की मदद से। एल्डोलेस की मदद से दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको कहते हैं डैप, जिसको DHAP जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, और इसको कहते हैं G3P, दैट इज ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट, है ना। तो फिर अब इसमें DHAP को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वापस इसमें कन्वर्ट किया जाता है। आइसोमर्स ही तो है दोनों, तो आइसोमरेज का यूज करके, किसी एंजाइम का आइसोमरेज का यूज करके हम वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम एक एंजाइम का यूज करते हैं, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन जो बनाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, ये एक तरीके से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज लेता है। वो क्या करता है, वो एक तरीके से यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद फॉस्फोग्लूटेज, एक तरीके से ये भी आइसोमर्स हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉस्फो के साथ खेल रहे हैं। पहले 3 पे लगाया फॉस्फेट, अब 2 पे लगा रहे हैं फॉस्फेट, है ना। अब उसके बाद इनोलेस का काम आया। इनोलेस ने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया पानी। पानी जैसे निकला तो यहाँ पे बन गया फोस्फोइनोल, इनोल पायरुवेट। और यहाँ पे लास्ट में हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाते हैं। ये भी दो मॉलिक्यूल्स बनते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है 2, राइट। टू टू दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट क्या क्या बने, 2 ATP बना, है ना, 2 ATP बना, 2 NADH बना, और 2 पायरुवेट बना। एक चीज होता है, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। देखो यहाँ पे हमारा पूरा ATP यूज हुआ, राइट, तो हम इसको कहेंगे प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, और इसको हम कहेंगे पे ऑफ फेज। ठीक है, अब यहाँ से मिलना शुरू होता है हमें, पहले हमने प्रिपरेशन की, अब यहाँ पे पे ऑफ हो गया। ओके फाइन। अब जब ये प्रिपरेटिव फेज और पे ऑफ फेज हो जाता है, अब देखो अब इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं जो मुझे बतानी थी यहाँ पे, जो है अब चीजें अब आती है। अब मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ। देखो देखो सबसे पहली बात तो हम रेगुलेटरी एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स की। देखो रेगुलेटरी एंजाइम्स की जैसे मैं बात करूँ तो मैंने क्या देखा, 3 जगह रेगुलेटरी एंजाइम्स है। कहाँ कहाँ देख लेते हैं थोड़ा। देखो ये एक यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम हो जाएगा। रुको मैं अलग पेन से मार्क कर देती हूँ, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये है। ठीक है, अभी आप कहोगे ये भी तो है, अब बताती हूँ मैं इसका पहले। एक ये है हमारा थर्ड पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, और एक ये हमारा ये भी है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, एक हेक्सोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एक मिनट, दीज आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सी, अब ये है एक एंजाइम, राइट। एंजाइम हमने कौन से लिए, रेगुलेटरी वाले, है ना। ठीक है, और इनका फंक्शन भी थोड़ा देख लेंगे कि क्या करते हैं, प्लस हम देख लेंगे कि एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब कौन से कोफैक्टर जो है जिनको एक्टिवेट करके रखते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कैसे होते हैं, और इनिबिटर्स कौन कौन से हैं, एक्टिवेटर क्या है और इनको इनिबिट कौन करते हैं।
अब देखो स्टार्ट करते थोड़ा। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया, इनहिबिटर। ओके देखो, अब सबसे पहली बात तो हम स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा था हेक्सोकाइनेस का, राइट। तो हेक्सोकाइनेस का देखते हैं पहले। हेक्सोकाइनेस जो होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन ऑब्वियसली बात है, हमने देख लिया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। अब एक्टिवेटर कौन होता है, देखो एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, अच्छे से देखने एक्टिवेटर है कि नहीं। एक्टिवेटर ओके। अब देखो इसको क्या थी रिक्वायरमेंट, एटीपी की, है ना। जैसे एटीपी आया वो एडीपी एटीपी जैसे मिला वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो अब हम क्या कह सकते हैं, अब सी, अब जैसे कि हमने फूड लिया, उसके बाद हमने देखा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब फूड से डायरेक्टली ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट हुआ, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एटीपी का यूज हुआ होगा, ठीक है, एटीपी का बहुत सारा यूज हुआ होगा। अब बॉडी में ग्लूकोज की लेवल तो बहुत ज्यादा है बट एटीपी कम है, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो, अब जैसे ही ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पे देखो, अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ये इनहिबिटर जो होगा वो एटीपी होगा, क्यों, देखो मैं बेसिकली हो क्या रहा है, एटीपी बनाने में काम कर रहा है ना, आगे इंटरमीडिएट जो बनेंगे वो एटीपी बनाएंगे। पर ये जो है ये चेंज मान लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि एटीपी बहुत ज्यादा है, कोई जरूरत नहीं है ग्लूकोज को तोड़ने की, ठीक है, ओके ओके फाइन। 1 मिनट, सॉरी मैंने क्या कहा, एटीपी नहीं, सॉरी नॉट एटीपी, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, सॉरी देखो पहले से चीजें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्टेड है, तो हेक्सोकाइनेस की कोई जरूरत नहीं होगी, तो हेक्सोकाइनेस ऑब्वियसली होता है इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिवेटर कौन होता है इसका, Mg2+ एक्टिवेटर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके सेकेंड पॉइंट है हमारा फॉस्फोफ्रक्टो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक तरीके से कैटालाइज करता है, कैटालाइजेस रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटालाइज करता है, ओके। जैसे रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटालाइज करेगा, कैसे करेगा, देखो हमने क्या देखा था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आया था, उसको 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, ठीक है, ओके। अब जैसे ही 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, देखो एक मिनट, लेट मी रीड दिस। देखो तो होगा क्या कि इसका एक्टिवेटर कौन होगा, ऑब्वियसली बात है, देखो क्योंकि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, एडीपी, राइट, एटीपी एडीपी यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर एडीपी की मात्रा कम हो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एडीपी बन रहा है ना, तो अगर एडीपी बढ़ेगा, राइट, अब एडीपी बढ़ेगा तब जाके ये एक्टिवेट होगा, है ना, कि हमारे, क्योंकि ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, एटीपी बना रहा है ना, अल्टीमेटली एटीपी बना रहा है। अब एटीपी बनाने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है, पर जब एटीपी पहले से ही मौजूद है तो फिर हम क्यों तोड़ेंगे, है ना, तो रेगुलेशन बेसिस पे काम हो रहा है, तो इसीलिए इसका एक्टिवेटर होगा एडीपी, है ना, एक मिनट, यस एडीपी, ठीक है, एडीपी विल बी एक्टिवेटर, एएमपी विल बी एक्टिवेटर, और हम क्या कह सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी एक्टिवेटर, ये तो पता ही है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और हम कह सकते हैं फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट विल बी
एक्टिवेटर। अब इसका क्या मतलब, फ्रक्टोज 2,6 वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब इनिबिटर कौन होगा, ऑब्वियसली होता है एटीपी जब बॉडी में प्रेजेंट है तो क्यों तोड़ना चाहेगा, एटीपी क्यों बनाया जाएगा फिर से। और पीएच लेवल कम हो, ठीक है, पीएच का लेवल कम हो तो, है ना, और H प्लस का लेवल ज्यादा हो तब, ठीक है, H प्लस का लेवल ज्यादा हो तो, मतलब फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट है मतलब नेगेटिव चार्ज है। देखो, अब H प्लस ज्यादा हो, पीएच कम हो, और सिट्रेट, सिट्रेट हो, ठीक है, सिट्रेट मतलब क्या, सिट्रेट क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट है किसका, क्रेब्स साइकिल का। तो ऑब्वियसली पहले से इंटरमीडिएट बन रखे तो क्यों बॉडी बनाना चाहेगी और चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, पीपी और फैटी एसिड्स, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब पीपी पहले से बन रखा है जो कि हमारा इसी आगे स्टेप में बनेगा, तो वो क्यों क्यों टूटना चाहेगा, ठीक है। फैटी एसिड्स जब होंगे, जब मतलब बहुत सारे एसिड्स भरे पड़े हैं, हमारा ग्लूकोज का क्या काम है, ऑब्वियस सी बात है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है। तो जब पहले से चीजें भरी पड़ी तो क्यों ऐसा चीज होगा, राइट। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। देखो, थर्ड पे होता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज में क्या होता है, फॉस्फेट और पायरुवेट जो है उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। अब वो क्या होता है, वो एक तरीके से कन्वर्ट होता है और ये बनाता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6। देखो, अब ये एक्टिवेटर कौन होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ये जो होता है वो एक्टिवेटर होता है ना। इसका भी रीजन मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। बायफॉस्फेट रीजन होता है, और एडीपी और एएमपी। देखो क्यों होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो क्योंकि ये हमारा उससे पहले का है ना, ये फ्रक्टोज 1,6 पहले, अगर बहुत सारे हो गए बॉडी में, ऑब्वियस बात है कंसेंट्रेट का वो कन्वर्ट तो होना चाहिए, तो ये होगा कन्वर्ट, ठीक है, एडीपी एएमपी। और यहाँ पे वंस अगेन एटीपी सबसे मेजर सोर्स है, फैटी एसिड भी है, और एलानिन हो गया, इसका रीजन पता चलेगा आपको, डोंट वरी। एलानिन, एलानिन, ठीक है, ओके। अब देखो, अब एक चीज और आती है, एक होता है, दो एंजाइम्स होते हैं हमारे, ठीक है। देखो, दो एंजाइम्स होते हैं हमारे, एक होता है ग्लूकोकाइनेज। आपको ग्लूकोकाइनेज क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, डोंट वरी। एक होता है हेक्सोकाइनेज। देखो, हेक्सोकाइनेज जो है वो मस्त मोला इंसान है ना। ठीक है, अब देखो, ग्लूकोकाइनेज जो है वो एक तरीके से हर जगह उपलब्ध नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ लीवर में प्रेजेंट है। और ये हेक्सोकाइनेज वो हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ओके, अब देखो, अब ये एक तरीके से यूज किया जाता है फॉर स्पेसिफिक C6H12O6। एरू गैरू को उससे नहीं करवाया जाता रिएक्शन, ठीक है। और इसमें नॉर्मल चीजों को भी करवा दिया जाता है, देखो, और ग्लूकोज के लिए भी यूज किया जाता है, मैनोज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और गैलेप्टोज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। और इसका क्या होता है, हाई केएम होता है, इसका लो केएम होता है। हाई केएम मतलब ऑब्वियसली बात है, अपने सैचुरेशन स्टेट पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ये, ठीक है, ओके। हाई केएम मतलब एफिनिटी कम है ना, लो केएम मतलब एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, तो सैचुरेशन स्टेट पे देर से पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, ये एक तरीके से इनहिबिट नहीं किया जाता किसके द्वारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स के थ्रू, और ये इनहिबिट हो सकता है।
अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हमारा। एक चीज और देखते हैं। देखो, हमें पता है आरबीसीज के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हमें पता है आरबीसी जो है वो एक तरीके से किस पे वो डिपेंड होती है फॉर एटीपी ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक सोलनी प्रोसेस है जिसपे आरबीसी डिपेंड रहती है। अब एक चीज और भी होता है, कैंसर सेल्स भी एक तरीके से डिपेंड ऑन, कहते हैं कैंसर सेल्स को शुगर बहुत पसंद है, ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ये चीजें होती हैं। और हम कह सकते हैं स्टेम सेल्स भी एक तरीके से यूज करते हैं। अब इनके पीछे का रीजन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, ये दोनों जो होते हैं इनको दे वांट रैपिड डिवीजन इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, दोनों का मोटिव यही है, इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा रैपिड डिवीजन चाहिए। अब इसीलिए क्या होता है, बेशक 2 एटीपी देता है वो, है ना, और 2 एनएडीएच भी देता है, पर जल्दी काम खत्म हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही खत्म हो जाता है। ये बताना मैं भूल गई, ये सारा जो रिएक्शन होगा वो किसमें होगा, साइटोप्लाज्म टू प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, अब ठीक है, रैपिड डिवीजन शॉर्ट टाइम के लिए इसको चाहिए होता है। आरबीसीज क्या होती है, देखो आरबीसीज को क्या होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि वो Na+ और K+ पंप को मेंटेन कर सके। मेंटेनेंस के लिए उनको जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये चीजें हैं। ठीक है, ओके। अब कल हम आगे करेंगे, दैट इज हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। मैं पहले बताऊंगी कि जो हमारा ये बना हुआ है, दैट इज ये प्रोडक्ट जो बन गया है, ये प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, जो बहुत क्रूशियल है ये प्रोडक्ट, इसका क्या यूज होता है। देखो, होता क्या है, कुछ खास नहीं होता। ये पायरुवेट जो होता है वो, ये एनएडीएच पायरुवेट भी घुसता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये एनएडीएच भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है। दोनों घुसते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बहुत कुछ करते हैं, वो देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो hope you like this video. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.